राशि बेटा, अभी तक तैयार हुई कि नहीं? बेटा, बारात आ चुकी है। और तुम बोलते बोलते कविता जी, राशि की मम्मी रुक गई क्योंकि उनके सामने राशि पूरे दुल्हन के लिबास में तैयार खड़ी थी। कविता जी उसकी नज़र उतारते हुए बोली, बेटियां सच में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और फिर हमारा घर सूना करके एक नया महल बनाती हैं। गुंजन, राशि की दोस्त, आंटी अब आप इमोशनल मत होइए, वरना राशि का मेकअप खराब हो जाएगा और फिर इसे देखकर हमारे जीजा जी डर कर भाग जाएंगे। कविता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ भी बोलते हो तुम सब। और कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, किसी की नज़र ना लगे। और अपने आँख से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, तुम सब इसे जल्दी से बाहर लेकर आओ, बारात आ गई। बोलते हुए बाहर निकल गई। गुंजन राशि को छेड़ते हुए बोली, वैसे मैं तो सोच रही हूँ जीजू वेट कैसे करेंगे यार शादी तक, क्योंकि तुझे ऐसे देखकर तो मेरे ही अंदर कुछ कुछ हो रहा है। राशि उसे घूरते हुए बोली, चुप कर, मैं तेरे टाइप की नहीं हूँ। गुंजन, हाँ तो मैं भी उस टाइप की नहीं हूँ। अब बाहर चल, जीजू तेरा इंतजार कर रहे हैं। बोलते हुए सब उसे लेकर बाहर आ गए। बाहर स्टेज पर सोमित अपने दोस्त के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने राशि को आते देखा, बस देखता ही रह गया। आंखें जैसे झपकाना ही भूल गया और उठकर कब उसके सामने अपने हाथ कर दिया उसे खुद भी पता ही नहीं चला। राशि ने उसे देखा, फिर उसके हाथ को और हल्का सा स्माइल के साथ अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों ऊपर आ गए और चारों तरफ आसमान में एक साथ आतिशबाजी होने लगी। सोमित हल्का सा उसके तरफ झुकते हुए बोला, सच में यार तुम्हारी ये अदा मेरी जान ले रही है। राशि ने हल्का सा उसके तरफ देखा और फिर नज़रें अपने आप झुक गई। सीमित, उफ, कयामत। थोड़ी बहुत मस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाया और फोटो सेशन शुरू हो गया। बीच बीच में सोमित उससे कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और वो बस हल्का सा मुस्कुरा दे रही थी। कुछ देर बाद गुंजन और मोनिका उसके पास आते हुए बोली, जीजू आप क्या सारा रोमांस आज यहीं पर कर लेंगे? अरे अभी आप दोनों के फेरे बाकी हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद दुल्हन आपकी ही है। सोमित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो क्या है ना साली साहिबा, रोमांस तो मैं आपसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी फ्रेंड बुरा मान जाएंगी, इसलिए आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है। गुंजन अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोली, सॉरी मैं पहले से ही बुक हूँ, तो आप ये सब अपने वाली में साथ ही कीजिए, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बोलते हुए राशि को लेकर वहाँ से अंदर चली गई। सोमित, अरे सुनिए तो यार, मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? मुझे भी तो साथ। पीछे से उसके दोस्त बोले, चुप कर साले, और बस आज का ही तो इंतज़ार है, कल से तो वो पूरी की पूरी तेरी ही है। सोमित, इसलिए वो तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, पूरे 1 साल बाद मानी है और उसके पहले तो हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब तो बस उसे अपना बनाना है और कुछ भी नहीं। निखिल, क्या मतलब तू उससे प्यार नहीं करता? सोमित, प्यार करता हूँ ना, और वो प्यार मैं उसे कल दिखाऊंगा। अब चलो कुछ खा पी लेते हैं। बोल सबके साथ नीचे चला गया। सोमित ने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खाना खाया और जल्दी से आकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी जैसे जैसे बोले जा रहे थे वो वैसे वैसे किए जा रहा था। पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में लाने को बोला तो गुंजन और बाकी लोग राशि को लाकर मंडप में सोमित के बगल में बैठाकर अपने थोड़ी दूर पर बैठकर शादी देखने लगी। सोमित ने हल्का सा राशि के तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिख रही थी। सोमित, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ ना। राशि कुछ नहीं बोली और उसके साथ बाकी सारी रस्म निभाने में बिजी हो गई। कविता जी अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, अब मेरा घर सूना हो जाएगा।
अब कौन रोज़ सुबह मुझे इतना परेशान करेगा। रोहित मम्मी, मैं हूं ना, और दीदी अपने शहर में ही रहेंगी, तो आप और पापा जब मर्जी उनसे मिल आना। और सोमित जीजू तो इतने अच्छे हैं, तो अब आपको क्या चाहिए। इसलिए अब रोना छोड़िए, वरना पापा ने आपको रोते देख लिया ना तो वो मुझे ही डांटेंगे। कविता जी चुप कर तू, एक माँ के मन को तू कभी नहीं समझ सकता। कुछ देर में कन्यादान के बाद पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को फेरे के लिए खड़े होने के लिए बोला तो दोनों खड़े हो गए। उनके साथ ही मंडप में बाकी सब लोग भी खड़े हो गए। पहले फेरे में ही राशि के पैर लड़खड़ा गए तो सोमित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही दूसरे फेरे की बारी आई तो उसका सर घूमने लगा और वो गिरती उसके पहले ही किसी ने जल्दी से आकर उसे थाम लिया। सोमित पूछे देखते हुए बोला, राशि राशि क्या हुआ तुम्हें। बाकी सब लोग भी जल्दी से उसके तरफ बढ़े, लेकिन अब तक वो बेहोश हो चुकी थी। विजय कुछ बोलते या कोई कुछ बोलता उसके पहले ही वो उसे लेकर अंदर आ गया और बेड पर लिटाकर डॉक्टर को कॉल करते हुए बोला, वर्मा निवास 10 मिनट में जल्दी से आओ, इमरजेंसी है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हुआ क्या। कविता जी उसका चेहरा थपथपाते हुए बोली, राशि बेटा आंखें खोल, अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया। राशि मेरा बच्चा आंखें खोल। अब वहाँ जितने भी लोग थे सब कुछ ना कुछ बातें करने लगे। सोमित ना उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ गया। रजनी जी, सोमित की मम्मी, उसे देखते हुए बोली, इसका चेहरा इतना पीला क्यों हो गया है। और शादी की अगर घबराहट है तो पानी छिड़कने से होश आ जाता, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया। कविता जी, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं भाभी, और आप तो बचपन से ही हो जाती है घबराहट, डॉक्टर आ रहे हैं ना। रजनी जी, कविता मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। पीछे से आवाज़ आई, कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है आपको, और अगर इतना ही अनुभव है तो यहाँ क्या कर रही हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती हैं। रजनी उसे देखते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ अंदर क्या कर रहे हो। विजय आगे आते हुए बोले, भाभी ये हमारे कंपनी के CEO कमलेश अग्रवाल के बेटे मयंक अग्रवाल हैं। हम सब ने उसकी तरफ देखा। उम्र कोई 28-29, 6.5 फीट हाइट के साथ एक अच्छी पर्सनालिटी, आंखों में एक अजीब सा गुरूर था, और वो बस राशि को देखे जा रहा था। सोमित ने एक नज़र उसे देखा और मयंक ने भी उसी समय उससे नज़रें मिलाई तो सोमित उसके पास आते हुए बोला, हाय मैं सोमित बजाज ग्रुप का इकलौता वारिस। मयंक, अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, बोलते हुए विजय के पास आ गया। सोमित को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर भी कुछ नहीं बोला और आकर राशि का हाथ पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आ गए और सबसे पहले उनकी नज़र मयंक से मिली तो पलकें झपकाकर सबको देखते हुए बोले, आप सब बाहर जाइए, जैसा भी होगा मैं इन्हें देखने के बाद आप सबको बता दूंगा। कविता जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ऐसे ही चेक कीजिए और बताइए क्या हुआ है मेरी बेटी को। सुबह से कितना खुश थी, अब अचानक प्लीज़ डॉक्टर आप जल्दी देखिए ना, इसका चेहरा भी अचानक से पीला पड़ गया है। डॉक्टर प्लीज़ मैम, आप मयंक रहने दो इन्हें। डॉक्टर ठीक है, लेकिन आप सब जाइए। तो सोमित और कविता जी को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर चले गए। डॉक्टर ने बारी बारी उसे चेक किया और इंजेक्शन लगाते हुए बोले, इनकी शादी किससे हो रही है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सोमित जल्दी से बोला, मुझसे हो रही है, क्या हुआ है इसे, ये ठीक तो है ना, मतलब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। डॉक्टर ने कविता जी को देखा तो उन्हें ही देख रही थी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए सोमित को देखकर बोले, देखिए नॉर्मल है और हो जाती है ऐसी गलतियाँ, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सोमित, मतलब कैसी गलतियाँ। डॉक्टर, मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस
गलतियों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे इनकी शादी हो रही है। सोमित साफ साफ बताएंगे आखिर प्रॉब्लम क्या है। कविता जी डॉक्टर क्या हुआ है, बेटी को कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? डॉक्टर सी इज 2 मंथ प्रेग्नेंट। सोमित वाट और कविता जी 2 कदम पीछे हट गई। कुछ देर बाद सोमित हड़बड़ाते हुए बोला, डॉक्टर अच्छे से चेक कीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप एक बार फिर से और अच्छे से चेक कीजिए। डॉक्टर देखिए ये सब नॉर्मल है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो आप वैसे भी शादी तो कर ही रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है बच्चे को एक्सेप्ट करने में? सोमित वाट रबिश, शादी करने से आपका क्या मतलब है? अरे मैंने तो आज तक इसे छुआ भी नहीं है, तो ये बच्चा मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? और ये बच्चा मेरा नहीं है। कविता जी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, अब तुम पीछे नहीं हट सकते और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका? अंदर का शोर सुनकर बाकी सब लोग भी अंदर आ गए। मयंक ने डॉक्टर को देखा तो उसने सब कुछ ओके का इशारा कर दिया और फिर सबको देखते हुए बोला, देखिए आप लोग ऐसे हल्ला मत मचाइए, ये पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो भी बात करनी है आप लोग कहीं और जाकर कीजिए। विजय कविता को देखते हुए बोले, लेकिन हुआ क्या है? आप सब लोग ऐसे हल्ला क्यों मचा रहे हैं और राशि को होश क्यों नहीं अभी तक? कविता जी ने अब उन्हें सारी बात बता दी। अब ये बातें और तेज होने लगी। सोमित पीछे हटते हुए बोला, कुछ भी हो जाए मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे इसने तो आज तक मुझे छूने भी नहीं दिया और पता नहीं कौन इस बच्चे का बाप है, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं इसे? अब मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रजनी जी बिल्कुल सही कहा, अब मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से बिल्कुल नहीं करूंगी। भाई साहब, अरे मैं तो इसे संस्कारी समझ रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। चलो अच्छा हुआ पहले पता चल गया, वरना ये तो पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। मयंक, जस्ट शट अप, और आपको शादी नहीं करनी तो बकवास भी मत कीजिए और जाइए यहाँ से। रजनी उसे देखते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल नहीं करूँगी और अब कोई भी शरीफ लड़का इससे शादी तो कभी नहीं करेगा। अरे जब इसका शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करती। बोलकर सोमित का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर चली गई। मयंक, अब आप अपने बेटे को लेकर बाहर जाएंगी या मैं आपको बाहर फेंकवा दूँ? सोमित, तुम्हें इतना आँच क्यों लग रहा है, जबकि तुम्हारा तो कोई इससे रिश्ता भी नहीं है। कहीं तुम ही तो इस बच्चे के बाप नहीं हो? अपने ऐस करके मेरे सर ये पाप डालना चाहते हो? मयंक उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, अब एक शब्द और बोला ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। विजय उसको दूर करते हुए बोले, मयंक छोड़ दो बेटा, अब हम किसका किसका मुंह बंद करवाएंगे? सोमित मयंक को देखते हुए बोला, बड़े बड़े लोगों का यही काम होता है, पाप अपने करे और भागीदार दूसरों को बना देते हैं। मयंक ने खींचकर घूंसा उसके मुंह पर मारा तो वो कुछ दूर जाकर गिरा। रजनी उसे उठाते हुए बोले, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तुम्हें इस लड़की के लिए तो तुम ही क्यों नहीं कर ले रहे हो इससे शादी और अपना लो इस बच्चे और दे अपना नाम। कहना आसान होता है, करना मुश्किल, समझे सोमित? गुंजन कविता जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आंटी ये सब जरूर कोई गलत फहमी हुई है। राशि ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे आप दोनों की कोई भी बदनामी हो। आप लोग प्लीज़ भरोसा कीजिए उस पर, एक बार उसे होश में आने दीजिए, उसके बाद। कविता जी रोते हुए बोली, तो क्या डॉक्टर ने झूठ बोला? और झूठ बोला तो अभी तक उसे होश क्यों नहीं आया? क्या क्या सोचा था और आज सब खराब हो गया। मयंक सबको देखते हुए बोला, ठीक है मैं करूँगा शादी इससे और मैं अपनाऊँगा इस बच्चे को, अपना नाम दूंगा इसे। विजय उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज़ आप ये सब मत बोलिए और जाइए यहाँ से, हम सब संभाल लेंगे। कविता तुम इसके पास रहो, मैं बाहर सबसे माफ़ी मांग लूँगा कि सब लोग अपने अपने घर जाएं। अब यहाँ कोई भी शादी नहीं होगी। रोहित पापा, मैंने बोल दिया है सबसे, लेकिन वो सब बोलते बोलते रुक गया। मयंक विजय का हाथ पकड़ते हुए बोला, अंकल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं सच में राशि से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इसके लायक नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम राशि के बारे में तो सोचिए। विजय और बाकी सब लोग अब उसे ही देखने लगे। विजय, लेकिन मयंक, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। रोहित, जाकर बाहर पंडित जी से बोल दो तैयारी करें, हम कुछ देर में आ रहे हैं। और हाँ, बाकी सबसे भी बोल देना खाना खाकर जाए। रोहित जी बोलकर बाहर चला गया। विजय, लेकिन तुम क्यों? मयंक, अंकल, आज आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और आपने मेरी कंपनी को 25 साल दिए हैं, तो क्या ये एक छोटा सा काम मैं नहीं कर सकता? विजय, लेकिन बेटा ये। मयंक कविता जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आंटी प्लीज़ आप मेरे पर भरोसा कीजिए, मैं रासू को खुश रखूँगा। थोड़ी बहुत हाँ ना के बाद सब मान गए। मयंक, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये बात अभी आप राशि से कोई नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खुद पर तरस खाने वाला समझे। शादी के बाद मैं उसे खुद सब कुछ बता दूंगा। अब बाकी सबको भी उसकी बातें सही लगी तो सबने हामी भर दिया। रजनी जी सोमित को लेकर अब बाहर चली गई। 1 घंटे बाद राशि को होश आया तो उठते ही बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कविता जी, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। चलो तैयार हो जाओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। गुंजर, तैयार करके लेते आना बेटा, बोलकर बाहर चली गई। राशि, गुंजन मम्मी को क्या हुआ है? उनकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? और तुझे क्या हुआ है? गुंजन, तेरे जाने का दुख है, चल जल्दी से तैयार हो जा। राशि, लेकिन मुझे क्या हुआ था और सोमित कहाँ है? गुंजन, बाहर मंडप में। अब चल, ज़्यादा सवाल नहीं, बोल उसे तैयार करके बाहर लाई और मंडप में बैठाकर कविता जी के पास आई। पंडित जी ने वापस से सारी विधि विधान से शादी शुरू कर दिया, लेकिन राशि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है? सबके चेहरे पर इतना मायूसी क्यों फैली है? और सोमित, वो भी अब कुछ नहीं बोल रहा है। फिर उसे भी लगा शायद उसके शादी की वजह से सब दुखी हैं। धीरे धीरे 1 घंटे में शादी संपन्न हो गई। पंडित जी दोनों को देखते हुए बोले, आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। मयंक जैसे ही विजय के पैर छूने के लिए झुका, विजय ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया और जैसे ही उसके पैर पर झुकने लगे, मयंक उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए कि हम आगे अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता सकें। राशि ने ये आवाज़ सुनी तो मयंक को देखते हुए बोली, तुम सोमित तो नहीं हो, कौन हो तुम? मयंक अपना सेहरा उठाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी तरह कायर नहीं हूँ। राशि अब गिरती उसके पहले ही मयंक ने उसकी कमर से पकड़ लिया और सीधा करते हुए बोला, हमारी शादी हो चुकी है और अब तुम राशि मयंक अग्रवाल हो, तो ऐसा गिरना तुम्हें शोभा नहीं देता है। राशि को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया कि उसकी शादी तो सोमित से हो रही थी, तो अब अचानक से मयंक से क्यों ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इतना जल्दी चेंज हो गया। विजय अभी भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। राशि अब उन्हें देखते हुए बोली, पापा आप बार बार हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? और मेरी शादी तो सोमित से होने वाली थी, तो फिर अचानक ये सब? विजय, बेटा आज सिर्फ मैं ही नहीं, ये पूरा परिवार मयंक बाबू का कर्जदार हो गया है। आज इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है, इसलिए आज से तुम इनकी सारी बात मानोगी, क्योंकि आज जो इन्होंने किया है वो कोई कभी नहीं करता है। मयंक अंकल, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है और अब आप विदाई की तैयारी कीजिए, मुझे घर निकलना है। राशि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। कविता जी, लेकिन बेटा अभी आपने। मयंक कविता जी का हाथ जोड़ते हुए बोला, बस आप सब हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, आपने हम दोनों को सब कुछ दे दिया। राशि, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे भी कोई कुछ बताएगा? मम्मी, पापा, गुंजन, हुआ क्या है? सब कुछ इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया? मयंक, मैं बताऊंगा ना सब कुछ, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर, तुम्हारे घर पर चलो, सबका आशीर्वाद लो और अपने घर चलो, अब हमें लेट हो रहा है। राशि, मैं और तुम्हारे घर कभी नहीं, और मैं नहीं
मानती इस शादी को। कविता जी राशि को चुप कर और खबरदार जो आज के बाद फिर कभी ऐसा बोला तो। गुंजन बेटा जाओ तैयार करो इसे, अब हमें और इसका कुछ भी नहीं सुनना। राशि लेकिन मम्मी मैंने किया क्या है और आप सब इस आदमी की सारी बातें क्यों सुन रहे हो? कविता गुंजन मोनिका को लेकर जाओगी तुम दोनों या फिर? गुंजन राशि चल। राशि उसका हाथ झटकते हुए बोली कहीं नहीं जाना मुझे, जब तक कि मुझे इन सब का रीजन नहीं पता चलता। और आप सब ऐसा कैसे कर सकते हो? मयंक गुंजन जाने दो, मुझे ऐसे भी मंजूर है, बाकी चीज़ें मैं खुद अरेंज करवा दूंगा। ओके अंकल आंटी अब हम चलते हैं, मॉम डैड को भी तो बताना होगा ना। बोलते हुए हाथ जोड़ लिया और आगे बढ़ गया। राशि पहले मुझे इन सब का रीजन जानना है और कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला ठीक है चलो, तुम्हें सब जानना है ना तो मैं सब बता रहा हूँ। और उसे खींचते हुए अंदर लेकर चला गया। कविता जी वहीं सर पर हाथ रख कर बैठते हुए बोली एक तो मयंक बाबू ने उससे शादी किया, हमारी इज्जत बचाई, और एक ये लड़की है, इसे अभी भी ये सब जानने की पड़ी है। अरे जानकर क्या करना है, सब जानने से तकलीफ़ खुद को होगी। जिसका बच्चा है वो तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया, और जो अपना रहा है उससे ही सवाल कर रही है। विजय उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले आप चिंता मत कीजिए, मयंक बाबू सब संभाल लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जब उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है तो मुझे उनके ऊपर अब पूरा भरोसा है। कविता जी लेकिन राशि, विजय वो भी मान जाएगी। मयंक रूम में लाकर दरवाज़ा बंद करके उसके तरफ बढ़ते हुए बोला तो क्या जानना है तुम्हें कि मैंने तुमसे ये शादी कैसे किया, क्यों किया, इसलिए शादी किया, और भी बहुत सारी बातें हैं ना। राशि उसे घूरते हुए बोली तुम? मयंक उसे दीवार से लगाते हुए बोला तो मिसेस राशि मयंक अग्रवाल, तुमने 1 महीने पहले मुझसे क्या कहा था, याद है नहीं? तुम शादी की खुशी में भूल गई होगी। कोई नहीं, मैं याद दिला दे रहा हूँ। राशि उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अभी भी उसे जानना था कि ये सब कुछ हुआ कैसे और क्यों। क्योंकि सोमित तो उससे प्यार करता था, तो वो अचानक से गायब कैसे हो गया? मयंक उसे घूरते हुए बोला तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना कि कोई बेचारी सी लड़की ही होगी जो मुझ पर तरस खाकर शादी करेगी, क्योंकि मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों की कोई कद्र नहीं है। मैं सबको अपने जैसा समझता हूँ और तुम्हारा उनमें से दूर दूर तक कोई गिनती नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पैर पर गिरकर गिड़गिड़ा कर भी तुमसे ये बोलूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो भी तुम्हें मुझसे शादी से अच्छा किसी राह चलते इंसान से शादी कर लोगी, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल नहीं करोगी। लेकिन पता है, अभी 1 घंटे पहले मुझे पता चला कि वो बेचारी सी लड़की जिस पर मैं मयंक अग्रवाल तरस खाकर शादी करने जा रहा हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जिसका होने वाला पति उसे मंडप में छोड़कर सिर्फ इसलिए भाग गया। राशि उसे देख रही थी कि आगे वो क्या बोलने वाला है। मयंक उसके चेहरे को छूते हुए बोला कि वो प्रेग्नेंट है। राशि उसका हाथ झटकते हुए बोली व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मयंक आराम से बेबी, वरना तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम मुझ पर चिल्ला रही हो ना, तो पता नहीं क्या करेंगे। वो तो वैसे भी मेरे एहसान के नीचे दबे हुए हैं कि मैंने उनकी बिन ब्याही बेटी जो कि माँ बनने वाली है, दुनिया के कलंक से बचा लिया। राशि तुमने सबसे झूठ बोला, तुम्हें सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई एक लड़की के इज्जत को सब सामने नीलाम करते हुए? मयंक उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं उसे बेचारी बनते देखना चाहता था, और अगर वो बेचारी नहीं बनती तो मैं उससे शादी कैसे करता? राशि गलत इंसान चुना है तुमने मयंक अग्रवाल, ऐसा करके तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। मयंक वो तो तुम्हें मेरे घर चलने के बाद पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, और अब बिना नाटक के किसी को बिना कुछ
बोले चुपचाप मेरे साथ चलो वरना कल बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़ में ये छपा मिलेगा, बेटी ने किया मुँह काला जिसकी वजह से माँ बाप ने किया सुसाइड। राशि ने उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मयंक बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना एक भाई भी है साथ में, वो भी लटका मिलेगा तुम्हें, बोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया। राशि ने अब अपने मम्मी पापा भाई को देखा तो उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा। आज उसकी वजह से सब उसके और उसके फैमिली के बारे में क्या सोच रहे होंगे। कविता जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा खुश रहना, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। राशि अब कुछ नहीं बोली और हाँ में सिर हिलाकर मयंक के गाड़ी में आकर बैठ गई। मयंक आगे बैठते हुए बोला, ड्राइवर गाड़ी फार्म हाउस ले चलो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी फार्म हाउस के लिए बढ़ा दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।